गुड आफ्टरनून डॉक्टर्स। कल का पेपर देख के कैसा लगा आप लोग को? फुल सिलेबस, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे केमिस्ट्री में। चलिए, तो आज फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। So thermodynamics chapter deals with transformation of energies between system and surrounding. The entire space available to us, is known as universe, which comprises of system and surrounding. So entire space available to us is thermodynamic universe, and this comprises of system and surrounding. What is thermodynamic system? The portion of the universe which is selected for thermodynamic investigation. जैसे ये वाटर बॉटल है, इसको हम मान लें थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो इसके बाहर का जो भी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर विल बी यूनिवर्स। यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो बैरियर है वो हाइपोथेटिकल है या रियल है? इसका बाउंड्री हाइपोथेटिकल दिख रहा है आपको। और यहीं पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये वाले स्पेस में, यहां का जो स्पेस है, यहां पर हम जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसको स्टडी कर रहे हैं, तो यहां का जो स्पेस है ये हो गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसके बाहर का पोर्शन हो गया सराउंडिंग, और यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो बाउंड्री है दैट इज इमेजिनरी। सो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रियल और imaginary. Thermodynamic system, this can be of three types. Open system, this can exchange both matter and energy with the surrounding. So if both matter and energy can be exchanged with the surrounding, that will be example of open system. Closed system, this can only exchange energy with the surrounding. Here matter cannot be exchanged. And isolated systems, this can neither exchange matter nor energy with the surrounding. तो मैटर एनर्जी दोनों अगर एक्सचेंज कर पा रहा है सराउंडिंग के साथ, दैट विल बी ओपन। मैटर एनर्जी में से कुछ एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड। और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो पा रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड। अब जैसे हमारे पास एक ये वाटर बॉटल है, इसमें थोड़ा पानी है। अब यहां पर पानी को हम बाहर फेंक सकते हैं या पानी को बाहर से अंदर भी डाल सकते हैं। So this can exchange matter with the surrounding. वैसे भी हवा वगैरह सब आ रहा है इसमें। अगर हम इस बॉटल को फ्रिज में रखते हैं तो ये पानी ठंडा हो जाएगा, धूप में रख दें तो पानी गर्म हो जाएगा।
So this can also exchange energy with the surrounding, or this will be example of open system. So all open vessels or all open containers will be example of open system. इसी में अगर हमने कैप लगा दिया, अब क्या होगा? मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता, मगर अभी भी फ्रिज में रख देंगे तो पानी ठंडा होगा, धूप में रखेंगे तो पानी गर्म हो जाएगा. So this can only exchange energy, this cannot exchange matter. So this will be example of closed system. और इसी बॉटल को अगर हम मान लें that this is perfectly insulated thermos flask, तब उस केस में क्या होगा? पानी जिस टेम्परेचर पर है उसी पर रहेगा. So now this will not be able to exchange energy nor matter. So now this will be example of isolated system. आ गई बात समझ में? So open system, इसका examples, all open vessels, closed system, all closed vessels, and isolated thermos flask. चलिए, ह्यूमन बींग्स किसके एग्जाम्पल होंगे? विच टाइप ऑफ सिस्टम? क्लोज्ड. क्लोज सिस्टम क्या होते हैं? जो कि मैटर एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकते. एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, मैटर एक्सचेंज नहीं करते. मतलब ह्यूमन बींग्स कुछ खाते पीते ही नहीं है, सांस वगैरह लेते ही नहीं है. ये देखिए, इसको हंसी आ गया. ओपन सिस्टम. ऑल नेचुरल सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम. ह्यूमन बींग्स, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, ऑल दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. डेड बॉडी किसका एग्जाम्पल होगा? इनफैक्ट डेड बॉडी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. डेड बॉडी भी क्या होगा? कोई डेड बॉडी यहां पे पड़ा है, 1 साल के बाद क्या होगा? सारा डिकम्पोज कर जाएगा. जिन चीजों से बना है, जिन तत्वों से बॉडी, वापस उन्हीं को हो जाएगा सब. सो मैटर एंड एनर्जी विल बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. सो द डेड बॉडी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम. दिस इज प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन. यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल होगा? ओपन सिस्टम को डिफाइन कीजिए पहले. एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करना चाहिए सराउंडिंग के साथ. यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. तो यूनिवर्स के लिए कोई सराउंडिंग होगा? नहीं. सो यूनिवर्स विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद द सराउंडिंग, और यूनिवर्स विल बी एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम. तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोले या यूनिवर्स बोले, दोनों का मतलब एक ही होगा. आइसोलेटेड सिस्टम्स और यूनिवर्स. चलिए, अब हम लोग बात कर ले यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज. थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब दिस विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स.
and independent on nature. इसका मतलब इंटेंसिव क्या हो जाएगा? The properties which will depend on nature of the substance and will be independent on the amount of the substance. अब अमाउंट पे डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज कौन कौन से होंगे? जैसे फिर से मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं। ये बॉटल में हमारे पास पानी है। अब यहां पे थोड़ा सा पानी मैंने नीचे गिरा दिया। मास चेंज किया वाटर का या नहीं किया? किया। सो मास विल डिपेंड ऑन अमाउंट। वॉल्यूम चेंज किया वाटर का या नहीं किया? कर गया। सो वॉल्यूम विल ऑल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट। अब यहीं पे अगर थोड़ा सा पानी हम नीचे गिरा दिए तो क्या बचे हुए वाटर का टेम्परेचर चेंज कर जाएगा? सो टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। टेम्परेचर के लिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे सपोज धूप में एक केस में राणा साहब खड़े हैं और इनके बगल में एक कार खड़ा है। कौन ज्यादा गर्म हो जाएगा? सो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन नेचर, और जो नेचर पे डिपेंड कर गया वो क्या हो गया? इंटेंसिव। डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर हम एक ड्रॉप वाटर भी ले लें या पूरा बॉटल पानी से भरा हो, हर केस में वाटर का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हम देख रहे हैं यहां पर, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का कॉमन एग्जांपल्स, मास, वॉल्यूम। इंटेंसिव का कॉमन एग्जाम्पल टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी डिफाइन करेगा कोई? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब एक केस में आप मान लीजिए कि आपके पास एक बड़े से यूटेंसिल में आपने 10 लीटर वाटर ले लिया और उसको चढ़ा दिया आग पर, और एक केस में स्पून में वाटर ले लिया और उसको आपने आग पे चढ़ा दिया। किस केस में टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा? सो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, और एक बार अमाउंट पे डिपेंड कर गया तो क्या हो गया? एक्सटेंसिव। मगर यहीं पर अगर मैं अमाउंट को फिक्स कर दूं, अमाउंट फिक्स करने का मतलब क्या है? अमाउंट इंडिपेंडेंट। जैसे मैं आपसे बोल दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां तो अमाउंट फिक्स है 1 ग्राम, और अमाउंट फिक्स है, इसका मतलब ये इंटेंसिव हो गया। या मैं आपसे बोल देता मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जहां भी हम अमाउंट को फिक्स कर देंगे, जहां भी मोलर टर्म लग गया, इसका मतलब ही हो गया अमाउंट इज फिक्स्ड। जैसे मैं आपसे बोल दूं मोलर कंडक्टेंस, कौन सा प्रॉपर्टी होगा? इंटेंसिव। अमाउंट इज फिक्स्ड 1 मोल। सो हीट कैपेसिटी, this is example of extensive property, but specific heat capacity
मोलर हीट कैपेसिटी, दे आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वैसे ही हम लिख दें यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस विल ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर, विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर, सो दिस विल बी एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में जितने भी एनर्जीज के बारे में हमें पढ़ना है, ऑल डिपेंड्स ऑन अमाउंट और ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, सो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट इंटरनल एनर्जी, internal energy, this is denoted by E or U, enthalpy, entropy, and Gibbs free energy. Thermodynamic processes एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस सबको पता है। एनर्जी रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक। आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट और चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो। आइसोबारिक, आइसोबारिक, बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट और चेंज इन प्रेशर इज जीरो। आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। Adiabatic, heat energy is neither allowed to enter the system nor leave the system. तो जहां भी हीट एनर्जी कांस्टेंट हो गया, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ गए? वैसे ही बोल दे आइसोएंट्रोपिक, इसका मतलब एंट्रोपी इज कांस्टेंट। आइसोएंथैल्पिक, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। रिवर्सिबल and irreversible process, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या समझते हैं? नहीं। अब जैसे आप मान लीजिए कि मैं यहां से ऑपोजिट एंड तक गया चल करके और फिर वापस आ गया पूरे स्पीड में, ये प्रोसेस कौन सा हुआ? या सपोज मुझे इस एंड से ऑपोजिट एंड तक जाने में लग गया 1 मिनट, तो यहां पर जो ये प्रोसेस है दिस इज इरिवर्सिबल। मगर मैं यहीं से आपसे बोल दूं कि मुझे इस एंड से ऑपोजिट एंड तक जाना है और इस तरीके से चल के जाना है, दैट टाइम टेकन शुड बी इनफाइनाइट। मतलब मेरे से ज्यादा आलसी आदमी आपको दुनिया में कोई लगना ही नहीं चाहिए। यहां से ऑपोजिट एंड तक जाने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। इसका मतलब मेरा जो भी स्टेप है वो कैसा है? बड़ा बड़ा स्टेप है या छोटा छोटा स्टेप से? बहुत ज्यादा छोटा। और मुझे उस स्टेप को देख करके आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्टेप मुझे आगे की तरफ ले जाएगा या पीछे की तरफ ले आएगा।
या आपको यही लग रहा है कि ये स्टेप जितना आसानी से मुझे आगे की तरफ ले जा सकता है उतना ही आसानी से पीछे की तरफ भी ले जा सकता है? दोनों में सेम एनर्जी का कंजम्पशन होना है। तो ऐसे में जो प्रोसेस होगा दिस विल बी रिवर्सिबल। So reversible process takes infinite time to go to the completion stage, whereas irreversible processes are sudden process. They are carried out very slowly. Sudden process. That is, this will take finite time to go to the completion stage. Reversible processes are carried out very slowly. जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक ये कंटेनर है विच इज कनेक्टेड टू पिस्टन। अब पिस्टन को हमें नीचे लाते लाते इस पॉइंट तक लाना है। यहां पर जो ये चेंज इन वॉल्यूम हुआ, सपोज दिस इज डेल्टा वी। अब पिस्टन को ऊपर से नीचे अगर लाने का प्रोसेस ये सडन हो रहा है, तो सबसे पहले ये प्रोसेस सडन कब होगा? अगर हम ऊपर के प्रेशर को बोल दें यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और नीचे के प्रेशर को बोल दें इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर ये ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये पिस्टन नीचे आने के लिए कौन सा ज्यादा होना चाहिए? तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा होगा इंटरनल प्रेशर से, देन सिस्टम विल गेट कॉम्प्रेस्ड, वॉल्यूम विल डिक्रीज। और यहीं पर इंटरनल प्रेशर अगर ज्यादा हो गया एक्सटर्नल से, तो फिर पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सपेंशन होगा। और दोनों केस में जो प्रोसेस होगा दैट विल बी सडन। एक बार प्रेशर डिफरेंस हो गया तो सडन प्रोसेस होगा एक्सपेंशन का या कॉम्प्रेशन का। मतलब जो प्रोसेस हुआ वो कैसा हो गया? इरिवर्सिबल। अब मैं आपको बोल दूं कि यहां से यहां तक आने में इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? कम। प्रेशर डिफरेंस वुड बी नेग्लिजिबल। सो इन केस ऑफ reversible process, external pressure, this will be equal to internal pressure. Both will be approximately same. Whereas in irreversible process, external and internal pressure will not be same. Most important point in reversible process, the system and surrounding are always present in thermodynamic equilibrium. System and surrounding are always present in thermodynamic equilibrium. That is, change in temperature will be zero or process will be isothermal. Whereas in irreversible process, system and surrounding will not be in thermodynamic equilibrium. ठीक है? अब तीन बातें हम लोग कर ले यहां पर। एक तो स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, and state function.
स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन। स्टेट ऑफ द सिस्टम, इससे क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम से? सिस्टम कौन से स्टेट में है? चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि स्टीव, व्हाट इज स्टेट ऑफ योर माइंड एट दिस मोमेंट? व्हाट विल बी योर आंसर? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट? दैट इज स्टेट ऑफ योर माइंड. So state here does not denote solid, liquid or gas. State simply denotes condition of the system. So state of the system, this is condition of the system at a particular moment. जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है containing carbon dioxide molecules. The condition of carbon dioxide molecules will decide state of the system. So state से क्या मतलब हो गया? कंडीशन. अब सपोज हम यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज or condition of the molecules will change. Condition will change meaning state will change. वैसे ही प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें या मोल्स चेंज कर दें तो भी कंडीशन में चेंजेस आ जाएगा. सो प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स, all this becomes state variables. State variables, these are the parameters जिसको चेंज करने पे सिस्टम का स्टेट चेंज कर जाए. और स्टेट ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल्स. जब तक स्टेट वेरिएबल्स चेंज नहीं होगा तब तक सिस्टम का स्टेट भी चेंज नहीं होगा. और सिस्टम के स्टेट को हम एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग स्टेट वेरिएबल्स. समझ गए? So variables which decides the state of the system are state variables. State functions, लिख लीजिए इसको पहले. सब नाम से ही क्लियर है. कैसा फंक्शन है ये? जो कि सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करेगा. और सिस्टम का स्टेट किस पे डिपेंड करता है? स्टेट वेरिएबल्स पर. So state functions are function of state variables. लिखिए, state functions are function of state variables. These are the system. These are the system which depends on the state of the system. These are the function which depends on the state of the system. And does not depend on the path followed, and does not depend on the path followed to attain that state, and does not depend on the path followed to attain that state. Also, change in state function depends only on the initial state and final state of the system. Also, change in state function will depend only on the initial state and final state of the system.
तो जो स्टेट पे डिपेंड करेगा वो होगा स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करेगा वो होगा पाथ फंक्शन। तो दो तरीके की फंक्शन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। मैं एक एग्जांपल ले लूँ, सपोज आप, ये है मेट्रो स्टेशन। अब ग्राउंड लेवल से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए ये तीन रास्ते बनाए हुए हैं। वी कैन गो वाया स्टेयर्स, वी कैन गो वाया एस्केलेटर, वी कैन गो वाया लिफ्ट। तीनों में से कोई सा भी मोड फॉलो करें, क्या उससे मेट्रो का हाइट ग्राउंड लेवल से चेंज कर जाएगा? हाइट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सो दिस विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, और हाइट विल बी एग्जांपल ऑफ स्टेट फंक्शन। मगर यहीं पर अगर हम आपसे पूछ लेते वर्क डन बाय योर लेग इन द थ्री केसेस, दैट विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। सो वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, और वर्क विल बी एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन एंड नॉट स्टेट फंक्शन। समझ गए? स्टेट फंक्शंस इसके एग्जाम्पल फिर से, जितने थर्मोडायनेमिक एनर्जी समय पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। and path functions इसका एग्जाम्पल हीट एंड वर्क। याद हो रहा है साथ साथ में? जितने भी थर्मोडायनेमिक एनर्जीज हैं, दे वेर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड दिस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शन का दो एग्जाम्पल, हीट एंड वर्क। First law of thermodynamics. First law is basically law of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another. And mathematically, this is written as change in internal energy, sorry, change in internal energy, this will be equal to change in heat plus change in work. और इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन हीट। W रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वर्क। और डेल्टा U, दिस इज इक्वल टू DQ माइनस PdV। चेंज इन वर्क, इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस PdV। P यहां पर होता है एक्सटर्नल प्रेशर और अपोजिंग प्रेशर।
P is opposing pressure. चलिए आप बताइए, what will be work done if a gas expands in vacuum? वैक्यूम में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो अपोज करने वाला कोई है, तो उस केस में अपोजिंग प्रेशर क्या होगा? ज़ीरो। और अपोजिंग प्रेशर अगर ज़ीरो हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। सो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन वैक्यूम विच इज ऑल्सो नोन एज फ्री एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू ज़ीरो। लिख लीजिए इसको, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन वैक्यूम और फ्री एक्सपेंशन is always equal to 0. चलिए अब यहीं पर अगर हम आपसे बोल देते कि सपोज प्रोसेस इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? हीट इज कांस्टेंट। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस dq विल बी इक्वल टू 0, और dq का वैल्यू अगर 0 हो गया तो यहां पे क्या रिलेशन आ जाएगा फर्स्ट लॉ से? डेल्टा u दिस विल बी इक्वल टू dw। और जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होगा दैट विल बी ड्यू टू चेंज इन वर्क। वैसे ही अगर हम आपसे बोल दें यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मीनिंग dV इज इक्वल टू 0, और dV अगर 0 हो गया तो उस केस में वर्क क्या हो जाएगा? चेंज इन वर्क विल बी इक्वल टू 0। सो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस dV इज इक्वल टू 0 और dW इज इक्वल टू 0, और यहां पर ये आ जाएगा डेल्टा U दिस विल बी इक्वल टू dQ। तो जो भी चेंज इन हीट होगा अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन हीट अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइसोथर्मल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस में पढ़े थे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस का मतलब काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब dt इज इक्वल टू 0 और here चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ किस में रिड्यूस कर जाएगा? यहां पर डेल्टा U का वैल्यू 0, क्या आ गया यहां पर? dQ इज इक्वल टू माइनस dW। तो एक बार फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर आपके पास है तो ये सब क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। समझ गए?
इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी किसके अंदर के एनर्जी की बात हो रही होगी? सिस्टम। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और सिस्टम के अंदर में कौन कौन सा एनर्जी स्टोर्ड होता है? सबसे पहले तो हम दो एनर्जी की जो बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड्स translational, rotational and vibrational energies. We can also talk about here chemical bond energy, nuclear energy, electronic energy, the summation of all these energies will give us absolute value of internal energy. इन सारे एनर्जीज का अगर हम सम ले लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी का। मगर इस सब के वैल्यूज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल टास्क है, they will be very very difficult. So in this chapter we are not concerned with absolute values, we are only concerned with changes in the values. एक्चुअल वैल्यू क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है? वैल्यू में चेंज कितने का आ रहा है। और हमने देखा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन हीट अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू निकालना है, हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे? चेंज इन हीट अंडर कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड है, फॉर आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस change in internal energy will be equal to 0. एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाए एंथैल्पी। एंथैल्पी, दिस इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, और मैथमेटिकली एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जो फॉर्मूला यहां पे याद रखना है हमें, डेल्टा एच दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और इसी को हम इस तरीके से लिख लें, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई दिस इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या पढ़ते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई दिस इज इक्वल टू डेल्टा एनजी आरटी।
डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी, this is total gaseous moles of product minus total gaseous moles of reactant. Delta Ng is total gaseous moles of product minus total gaseous moles of reactant. This formula is very important. इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको. अब यहीं से देख के बताइएगा मुझे, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू हम पॉजिटिव में ले लें, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई में बड़ा कौन सा होगा? डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब पूरा आर एच एस पॉजिटिव हो गया. इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा ई से. जैसे हम एक इक्वेशन लिख लें यहां पर, N2O4 gives 2NO2. यहां पे टोटल गैसियस मोल्स प्रोडक्ट्स के कितने हैं? 2. टोटल गैसियस मोल्स रिएक्टेंट का कितना है? 1. सो टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया? 1. पॉजिटिव वैल्यू आ गया. और डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा ई से. ऐसे ही अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू हम जीरो में ले लें, इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, क्या हो जाएगा? देखिए यहां से डेल्टा एन जी जीरो मतलब पूरा आर एच एस जीरो. सो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई. Here delta H, this will be equal to delta E. H2 plus Cl2 gives 2HCl. यहाँ पे टोटल गैसियस मोल्स प्रोडक्ट का कितना? 2. टोटल गैसियस मोल्स रिएक्टेंट्स के कितने? 2. एक बार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का गैसियस मोल सेम है, देन डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू 0. हम लिख दें यहां पर C प्लस O2 गिव्स CO2. डेल्टा एन जी कितना? अगेन 0. फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एन जी वी आर नॉट कंसर्न्ड विथ सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स. सॉलिड लिक्विड स्टेट से तो मतलब ही नहीं. टोटल गैसियस मोल्स प्रोडक्ट का 1, टोटल गैसियस मोल्स रिएक्टेंट का भी 1. गैसियस मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट का सेम है मतलब डेल्टा एन जी इज 0. सो डेल्टा एच एंड डेल्टा ई विल बी सेम. एंड इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, then delta H will be less than delta E. जैसे हम लिखते हैं यहां पर N2 प्लस 3H2 gives 2NH3. यहां पे टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 2, टोटल गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 3 प्लस 1 4. सो डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आ गया? टोटल गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -2. डेल्टा एन जी नेगेटिव में आ गया मतलब डेल्टा ई बड़ा है. चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से. मीथेन
undergoes combustion reaction at 25 degrees centigrade. Which is correct? पहला ऑप्शन डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, सेकेंड डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई, थर्ड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, एंड फोर्थ नन. ए आ रहा है. डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आया? -2. और डेल्टा एन जी नेगेटिव में आया तो कौन सा सही होगा? डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच. क्या दिया है? मीथेन का कंबशन रिएक्शन हमें कराना है. बैलेंस कीजिए इसको. यही आ गया बैलेंस्ड इक्वेशन. अब बस क्या देखना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे मीथेन का स्टेट गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होगा. फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा एन जी वी आर नॉट कंसर्न विथ लिक्विड स्टेट. Total gaseous moles of product is 1, total gaseous moles of reactant is 3. So delta Ng is negative. और delta Ng negative में आ गया मतलब delta H will be less than delta E. This is NCERT question, NCERT exercise question. हो जाएगा ये सब? चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ जाएं जहां से क्वेश्चंस मेनली आते हैं. 3 बातें कर लें हम लोग. ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ रिएक्शन, feasibility of the reaction, and spontaneous reaction. ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ रिएक्शन. तो सबसे पहले ड्राइविंग फोर्स की बात कीजिए. ड्राइविंग फोर्स से क्या समझते हैं? नहीं, रिएक्शन छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहा हूं. ड्राइविंग फोर्स से क्या समझते हैं? अब यहां से आप जो भी पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट लोगों के थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है. तो अब यहां पे एक्सपेरिमेंटल कुछ नहीं है, ऑल आर थ्योरेटिकल. ड्राइविंग फोर्स से क्या समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको पढ़ने के लिए कौन ड्राइव कर रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप? कहाँ जाके मॉल घूमना था, आप यहाँ क्रैश कोर्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन पे लगे हुए हैं. नीट के लिए क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप? चलिए मैं ही एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज आपने बहुत मन लगा करके पढ़ाई किया, ठीक है, रिजल्ट आया नेट में, नेट का, उसमें राणा साहब को इनका मार्क्स दिख गया 720 में 700. एम सफदरजंग में भी एडमिशन मिल रहा है इनको. कैसा लग रहा है राणा जी को? बताइए, अच्छा लग रहा है? इसके
पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। मैं तो सबको यही बोलते चल रहा हूँ कि वैसे तो इसको कुछ नहीं आता था, मैंने ऐसा पढ़ा दिया कि हो गया इसका, मतलब इसका कोई क्रेडिट नहीं है, जो क्रेडिट है मेरा ही है। तो इसके बहाने मैं अपना बड़ाई करने पे लग गया हूँ। तो ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, इसके पेरेंट्स भी खुश हैं। अब सपोज कीजिए ये बेकार कर गया नीट में, इसके आगे 200 मार्क्स, अब क्या हुआ? या नीट छोड़ दीजिए, 12th बोर्ड्स में सपोज इसके आगे 50%, अब क्या हो रहा है? राणा जी दुखी हैं, राणा जी जूनियर, राणा जी सीनियर। मैं भी बोल रहा हूँ कि ये तो नालायक बच्चा था, मेरे पास पढ़ने ही नहीं आया तो मैं पढ़ाऊंगा कहाँ से? तो अभी तक जितने लोग खुश थे अब सब दुखी हो गए। तो अब बताइए इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? ये पढ़ाई वगैरह किसके लिए कर रहा है? नीट एग्जाम तो बस एक जरिया है, इसको खुद को खुश देखना है, अपने जो शुभ चिंतक हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखनी है। तो पेरेंट्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा इसके लिए क्या हो गया? ड्राइविंग फोर्स। समझ गए? तो वैसा फोर्सेस जो कि आपको ड्राइव करेगा, और जो आपसे जलते हैं उनका चेहरा कैसा देखना है आपको? रिजल्ट के बाद जो चिढ़ते हैं एकदम, उनका चेहरा बुझा बुझा सा दिखे, ऐसा रिजल्ट आ जाए, तो वो भी एक तरीके से आपके लिए ड्राइविंग फोर्स ही है। फिजिबिलिटी, तो वैसे ही ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ रिएक्शन क्या होगा? वैसा फोर्स जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा दे और जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाए। सो फोर्सेस विच विल ड्राइव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन or which will lead to conversion of reactant into product will be driving forces of the reaction. Feasibility of the reaction, feasible reaction से क्या समझते हैं? बोलिए। feasible reaction क्या समझते हैं? अंग्रेजी तो सबका स्ट्रांग होता है। पॉसिबल और फिजिबल में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए आज क्लास के बाद आप लोग की इच्छा हो गई कि चलो आज सीपी चल के पार्टी करते हैं, ठीक है? अब एक आपके पास उपाय है कि यहां से चल के जाना है और दूसरा मेट्रो से जाना है। वही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक केस में आपको चल के जाना है, एक केस में मेट्रो से जाना है। दोनों पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल तो दोनों है, मगर फिजिबल कौन सा है यहाँ पे? मेट्रो से जाना। तो जो आराम से हो जाए उसको हम बोलेंगे फिजिबल। वैसे आप देखेंगे तो हर तरीके का रिएक्शन पॉसिबल है, और कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मगर फिजिबल रिएक्शन कौन सा होगा? जो कि रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो जाए। उसके लिए ना तो कुछ एनर्जी लगाना है, ना ही प्रेशर जनरेट करना है, अपने आप से ही हो जाएगा वो। सो फिजिबल रिएक्शन आर ऑल्सो इकोनॉमिकल रिएक्शन। एनर्जी जनरेट नहीं करना है मतलब कुछ खर्च ही नहीं करना है आपको, ना तो कोयला जलाना है ना गैस जलाना है। So feasible reactions are reaction which will take place at room temperature and atmospheric pressure. They will also be economical reaction. Spontaneous reaction, the reaction which takes place on its own or on slight initiation. Reaction which takes place
ऑन इट्स ओन और ऑन स्लाइट इनिशिएशन। जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं दे आर स्पॉन्टेनियस। बरसात का होना, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, पहाड़ों पे बर्फ का जमना, बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होगा? एक माचिस की तीली से भी जल जाता है, और एक बार जल गया तो फिर जल ही रहा अपने आप। सो बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस विल ऑल्सो बी स्पॉन्टेनियस। आपका पढ़ाई करना क्या है? पढ़ने में मज़ा तो आता नहीं है किसी को, ज़बरदस्ती जब तक प्रेशर ना हो पढ़ाई तो होती नहीं। तो लगातार एनर्जी लगाना पड़ता है अपने ऊपर। ऐसा है एक बार पढ़ाई चालू हो गया तो फिर पढ़ाई ही हो रहा है। तो आपका पढ़ाई करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या हैं? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी नॉन स्पॉन्टेनियस। चलिए अब सब लोग साइंटिस्ट की तरह सोचना फिर से चालू कर दीजिए। अब हमें खोजना है यहां पर क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कोई सा भी रिएक्शन किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? और आप बताइए कि रिएक्टेंट कब चाहेगा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए? और रिएक्टेंट अपने आप से प्रोडक्ट में कन्वर्ट किस कंडीशन में होगा? जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। लेस स्टेबल रिएक्टेंट विल गेट कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना कब चाहेगा? जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा और प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम होगा। एनर्जी को किसके टर्म्स में देख रहे हैं? एंथैल्पी के टर्म्स में। तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है। सो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दिस विल बी नेगेटिव। और डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जब भी एनर्जी रिलीज होगा इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सो रिएक्टेंट विल हैव टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सो डेल्टा एच नेगेटिव, this can be taken as a driving force of a reaction. तो एक तो ड्राइविंग फोर्स मिल गया हमें। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। सो कैन डेल्टा एच नेगेटिव बी टेकन एज अ सोल क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी? और क्या सिर्फ हम डेल्टा एच के बेसिस पे बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा? जैसे मैं आपके सामने एक क्राइटेरियन बना दूं कि स्टार्टिंग से लेकर के 12th बोर्ड्स तक जिस बच्चे का भी 95% प्लस एवरेज मार्क्स है उसको अच्छे मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे। दिस इज द ओनली क्राइटेरियन, और कोई क्राइटेरियन है ही नहीं। तो इसको अगर एकमात्र क्राइटेरियन आपको मानना है तो आप मेरे से क्या डिमांड करेंगे? प्रीवियस रिकॉर्ड्स, जिन बच्चों का नीट में प्रीवियसली हो चुका है। अब जिन बच्चों का नीट में पहले सिलेक्शन हो चुका है उसमें एक भी वैसा बच्चा अगर आपको दिख गया जिसका एवरेज परसेंटेज 95% से कम था फिर भी उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल गया, या 95% से ज़्यादा था फिर भी उसको अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो फिर ये एकमात्र क्राइटेरियन होगा? नहीं होगा।
वैसे ही डेल्टा एच नेगेटिव को हम एकमात्र क्राइटेरियन स्पॉन्टेनिटी का किस कंडीशन में मान पाएंगे? जब हमारे पास एक भी वैसा एग्जाम्पल नहीं होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, और एक मात्र वैसा एग्जाम्पल नहीं होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का जो कि एंडोथर्मिक है। मगर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के विच आर एंडोथर्मिक। सो डेल्टा एच नेगेटिव कैन नॉट बी टेकन एज सोल क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। समझ गए? एग्जाम्पल्स of spontaneous endothermic reactions. Examples of spontaneous endothermic reactions. जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें यहां पर, calcium carbonate. If this is slightly heated, this gives calcium oxide and carbon dioxide. Second, intermixing of gases. Vaporization of water. Melting of ice. All these are spontaneous process. तो बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के जो कि एंडोथर्मिक हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन नॉट बी टेकन एज सोल क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। और साइंटिस्ट लोग सिर्फ डेल्टा एच के बेसिस पर या एनर्जी के बेसिस पर या स्टेबिलिटी के बेसिस पर स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर पाए, तो फिर से दूसरा क्राइटेरियन चाहिए था। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरियन उन्होंने लिया दैट वाज एंट्रोपी। एंट्रोपी, दिस इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। जितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है उतना ज्यादा एंट्रोपी। ठीक है? जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डिसऑर्डर्ड कौन है? गैस। तो गैस का एंट्रोपी मैक्सिमम और सॉलिड का एंट्रोपी मिनिमम। अब बताइए किसी का भी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगा, एंट्रोपी को बढ़ाने का या कम करने का, या डिसऑर्डरलीनेस को बढ़ाने का या कम करने का? कम करने का। बहुत अच्छी बात। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अभी यहां पर इतने सारे बच्चे बैठे हैं। एक केस में मान लीजिए आपके सामने टीचर हैं या आपके सामने पेरेंट्स हैं। आप ऑर्डर्ड स्टेट में रहना पसंद करेंगे या डिसऑर्डर्ड स्टेट में? ऑर्डर्ड। और टीचर पेरेंट्स कोई है ही नहीं, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप है। कौन से स्टेट में रहेंगे? डिसऑर्डर्ड। तो टीचर और पेरेंट के प्रेजेंस में ऐसा क्या हो रहा है कि आप में ऑर्डरलीनेस आ जा रहा है? एक सूडो फोर्स लग रहा है, उसको आप रेस्पेक्ट बोल लीजिए, डर बोल लीजिए, आप ऑर्डर्ड स्टेट में आ जा रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बच्चे को उठाएं, इसको डाल दिए तिहाड़ जेल में। ठीक है? एक छोटे से कमरे में, अब उसी में इसको जीवन व्यतीत करना है, उसी में रहना है। क्या किए? इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कम किए या बढ़ाए? डिसऑर्डरलीनेस इसका बढ़ा या कम हुआ?
बढ़ा? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है मतलब डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रहा है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम हो गया, अब तो कम ही दूर जा फिर घूम सकती है ये। तो जहां पहले पूरे दुनिया में घूम सकती थी, बस अब उसी में रहना है। समझ गए? तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं। ये बच्ची सोच लीजिए अभी 3 साल की है, पहली बार जीवन में स्कूल में एडमिशन हुआ है, प्राइमरी स्कूल में। इसके मदर एक हाथ से पकड़े हैं, एक हाथ से फादर पकड़े हैं, क्लासरूम में ले गए, बैठाएं, छुट्टी हुई, फिर वैसे ही भी छुट्टी हुई नहीं कि बाहर खड़े हैं, और फिर वैसे ही पकड़ के ले गए। अब आज की डेट में सपोज वैसे ही क्लास चल रहा है, मम्मी पापा आए, इसके हाथ पकड़ करके ला करके बैठाएं और लेके जाएं, इसको अच्छा लगेगा? तो समय के साथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप बढ़ना देखना चाहेंगे या कम होता हुआ देखना चाहेंगे? और डिसऑर्डरलीनेस को क्या देखना चाहेंगे? बढ़ना। डिसऑर्डरलीनेस मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसका कोई रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ नहीं है। तो एंट्रोपी लगातार क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स, नेचर इसी रूल को फॉलो करता है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और डिसऑर्डरलीनेस यूनिवर्स का लगातार बढ़ रहा है। दिस इज नेचुरल फेनोमेना। एक बार अगर हम उसको कम करना चाहेंगे तो फिर डिजास्टर ही होगा। जैसे हम चाहें कि हम फॉरेस्ट को हटा दें, उसको सिस्टमैटिक कर दें, उसकी जगह घर बना दें, क्या होगा? भूकंप ही आएगा फिर। एंट्रोपी को तो बढ़ना ही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ना है। सो एंट्रोपी इज ऑल्सो क्राइटेरियन ऑफ टाइम, और एंट्रोपी इज मेजर ऑफ टाइम। लिख लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, entropy of the universe is continuously increasing. Entropy of the universe is continuously increasing. So by combining first and second law, we say that energy of the universe is constant. We say that energy of the universe is constant. But entropy of universe or isolated system, is continuously increasing. ठीक है? तो क्या एंट्रोपी को हम सोल क्राइटेरियन मान लें? तो दूसरा ड्राइविंग फोर्स हमें मिल गया यहां पर, डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होना चाहेगा? जब प्रोडक्ट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा। ठीक है? और जब प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा होगा।
So can entropy be taken as sole criterion? एंट्रोपी का कम होने से क्या समझ रहे हैं आप? लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, एंट्रोपी बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बढ़ा। जैसे हमने आइस रख दिया यहां पर, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर वो वेपराइज कर जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस में क्या हो रहा है? एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। वैसे एंट्रोपी कम कैसे होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाइए। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, है कोई वैसा नेचुरल फिनोमेना जिसमें होता है? आइस फ्रिज में जमाते हैं या अपने आप जमता है? नेचुरल नहीं है। आप फ्रिज में जमाते हैं, मगर अभी कुछ दिन पहले ही आप कश्मीर में पूरा भयानक बर्फबारी हो रहा था, अपने आप से पहाड़ों पे बर्फ जमता है, तो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो वहां पे क्या हो गया? डेल्टा एस इज नेगेटिव। वैसे ही बरसात अपने आप से होता है, आप जाकर के नहीं कराते। बरसात का होना क्या है? कॉन्डेंसेशन प्रोसेस, गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, वहां भी एंट्रोपी नेगेटिव है। तो फिर से वैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी हैं जहां पे डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है। सो डेल्टा एस ऑल्सो कैन नॉट बी टेकन एज सोल क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मगर एक बार डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दैट इज डेल्टा एस यूनिवर्स। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, देन द रिएक्शन हैज टू बी स्पॉन्टेनियस। तो क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी में जो आपको याद रखना है यहां पे, डेल्टा एस टोटल, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है और डेल्टा जी सिस्टम, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव है, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस टोटल का वैल्यू अगर जीरो है और डेल्टा जी का वैल्यू अगर जीरो है, देन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और डेल्टा एस टोटल, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव है, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी सिस्टम, this is minus T delta S total. T is temperature in Kelvin scale. तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव का मतलब ही होगा डेल्टा एस टोटल शुड बी पॉजिटिव। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, उसको तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है, ठीक है। तो क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी एक तो आपसे डेल्टा एस टोटल के टर्म्स में पूछ सकता है, एक डेल्टा जी के टर्म्स में,
और तीसरा जो इसमें पूछ सकता है बेस्ड ऑन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये होता है डेल्टा जी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? ड्राइविंग फोर्सेस में क्या देखा था हमने? ड्राइविंग फोर्सेस दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर एनी रिएक्शन। ये होता है डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बढ़ना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए। कोई सा भी रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो यहां पर कोई सा भी वैल्यू हम ले लें और कोई सा भी टेम्परेचर ले लें, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा। और डेल्टा एच डेल्टा एस अगर दोनों फेवरेबल है then the reaction will be spontaneous at all temperature. आ रहा है समझ में? समझ में ना आए तो बोल दीजिएगा। अगर दोनों अनफेवरेबल है तो यहां पर हम कोई सा भी टेम्परेचर ले लें, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा और रिएक्शन विल ऑलवेज बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तीसरा हम ले लें, डेल्टा एच फेवरेबल है मगर डेल्टा एस अनफेवरेबल है। अब बताइए डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पे डेल्टा एच किस में लेना है? नेगेटिव में। डेल्टा एच नेगेटिव में ले लिए सपोज -20। डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव मतलब पूरा टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। टी डेल्टा एस का नेगेटिव में वैल्यू ले लिए -50। डेल्टा जी कितना आ गया? -20 माइनस -50 और -20 प्लस 50 क्या आ गया? +30। डेल्टा जी पॉजिटिव में आ गया, सो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यहीं पर टी डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव में सपोज हम ले लिए -10। अब क्या आएगा? -20 + 10, -10 आ गया, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव में आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगा? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। और टी डेल्टा एस का वैल्यू कम चाहिए। टी डेल्टा एस का वैल्यू कम कब आएगा? हाई टेम्परेचर पर और लो टेम्परेचर पर? लो टेम्परेचर। सो हियर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। समझ गए? Here delta H, magnitude of delta H should be greater than T delta S. Or here the reaction is spontaneous at low temperature. और इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अगर डेल्टा H और डेल्टा S दोनों पॉजिटिव हैं, then reaction will only be spontaneous when delta H is less than T delta S. और यहाँ पे T delta S का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, so reaction will be spontaneous at high temperature.
देखिए फॉर्मूला भी याद रखेंगे, डेल्टा जी नॉट दिस इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप लोग। चलिए अब जो चीज़ों को आप लोग देख लेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एनसीईआरटी में 2-3 पेज के अंदर में सब हो जाएगा, तो ये तीनों जरूर देख लीजिएगा, इस पे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। कैसा लग रहा है ये सब चैप्टर्स? पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स माना जाता है ये सबको। थर्मोडायनेमिक्स, अभी आगे इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्या वैसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं? कितना 1.5 घंटे में एक बार ऑलमोस्ट सारा चैप्टर अगर आप कर पा रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा चीज़ तो रिटेन हो जाता होगा, या चीज़ें क्या हैं ये तो समझ में आ रही हैं। तो आपको तो 2 साल का समय मिलता है, 11th 12th, एक एक चीज़ पे एकदम सर्जरी से लेके सब हो जाएगा एक एक क्वेश्चन का। तो चैप्टर्स इंटरेस्टिंग भी हैं और आसान भी हैं, बस क्या होता है लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। जैसे केमिस्ट्री की दुनिया में आगे जाएंगे तो ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा। जैसे 9th-10th में हल्का सा आता है, फिर 11th-12th आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, फिर ग्रेजुएशन में जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स और थोड़ा दिखेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तो चैप्टर की दुनिया में और सब्जेक्ट में घुसते चले जाएंगे तो साइंटिस्ट बनते चले जाएंगे। साइंटिस्ट मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब साइंटिस्ट का भी जॉब बहुत अच्छा हो गया, पहले की तरह नहीं है। तो पढ़ाई करके भी सिर्फ बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए तो आज की सभा यहीं पे